चलिए भी सभी को आवाज़ मिल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे कि योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है। पतंजलि का यदि संधि छेद करें तो पतत जमा अंजलि, ये पर रूप संधि है, पर रूप, ठीक है ना। वही अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा होके स्कंदवादि सुपर रूपम वाच्यम से पर रूप हो जाता है, पतंजलि बन जाता है, ठीक है जी। योग दर्शन में हम जब पढ़ते हैं तो हमें 195 सूत्र पढ़ने को मिलते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 195 सूत्र हमें दिए हैं। अब इस दर्शन को कम से कम हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा ये एक्सप्लेनेशन नहीं लेता, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कुछ इस तरह का तामझाम इसमें नहीं बनता। ये बिल्कुल सरल स्वभाव से सरल रीति से लिखा गया है। इसमें 195 सूत्र हैं। अगर आप कहोगे तो मैं पूरे का पूरा योग दर्शन आप लोगों को भेज दूंगा। आप मेरे समझाने के बाद 195 सूत्र पढ़ के देखिए, आप यूँ कहोगे जी इसमें था ही कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल सो सिंपल। पर जब तक इसको आप नहीं पढ़ते तब तक ये इतना मुश्किल लगता है कि आप यूँ सोचोगे कि इसका कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इसको ख़त्म करें, क्या। चलिए करते हैं शुरू। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का 195 सूत्र हैं और योग दर्शन को 4 भागों में बांटा गया है। यदि आप बड़े ध्यान से पढ़े तो इसके 5वां 6वां यही है। प्रश्न 7वां 8वां समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। आप कहोगे जी कि हमें तो याद नहीं रहेगा, और पूछने वाला इसका सीक्वेंस भी पूछ लेता है। देखिए इस तरीके से याद रखिए। सबसे पहले आप कोई भी जिंदगी में काम करते हैं या योग का काम करते हैं तो समाधि लगाते हैं, ठीक है ना भाई। योग के लिए कहीं ना कहीं तो बैठोगे, समाधि लगा के कहीं ना कहीं तो करोगे। तो सबसे पहला पाद समाधि पाद, फिर समाधि से आप साधन पाद पे आते हैं। फिर कुछ साधन अपनाओगे कि जिनसे आपकी समाधि सफल हो, तो आपने उन साधनों को अपनाया। फिर आपको विभूतियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, दिव्य शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, एक अलौकिक आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपका विभूतिपाद, और अंत में कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने लगाई समाधि, कुछ साधन अपनाए, कुछ विभूतियाँ मिलने लगी, और अंत में कैवल्य मिल गया। तो ये 4 प्रकार के पाद इसमें आप करोगे। 195 सूत्र हैं, ठीक है ना। इसका जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से रखोगे, 51 55 55 34, ठीक है जी। हाँ जी सर। यस सर। इस तरीके से कर लोगे आप, जी सर। जी सर। ठीक है। करेंगे सर। हाँ, तो योग दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या 26 है। देखो जो योग दर्शन है उसको सहस्वर संख्या भी कहा जाता है। जो अतिरिक्त क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। वो चीज़ें आपको सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, ठीक है ना। तो जितना आप सुनोगे उतना अच्छा आपके दिमाग में बैठेंगी। तो मैंने बताया कि इसको सहस्वर सांख्य भी कहते हैं, यानी कि योग दर्शन दूसरा सांख्य न्याय और वैशेषिक का जोड़ा है, और आपका सांख्य और योग का जोड़ा है। इसको सहस्वर संख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सांख्य दर्शन के 25 पदार्थ, वही पुरुष प्रकृति, महत्व प्रकृति, ये पंचतन मात्राएं, महाभूत और 11 इंद्रिय, उस 25 पदार्थ सांख्य दर्शन के ज्यों के त्यों हैं। बस एक 26वां अतिरिक्त पदार्थ है ईश्वर। सांख्य दर्शन ने ईश्वर का सीधा वर्णन नहीं किया, पर पतंजलि ईश्वर को भी मानते हैं। उनका 26वां पदार्थ है ईश्वर है। 25 तो पदार्थ जो ही हैं, इसलिए इसको सहस्वर सांख्य भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसके सूत्रों की बात करें तो इसके 195 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है, सबसे पहला अथ योग अनुशासनम, ठीक है ना। आइए अब योग पर अनुशासन करें, योग जानें, ठीक है ना। और योग की जो परिभाषा दी गई है वो कहा गया योगस चित्त वृत्ति निरोध। बस जो बरगद का इतना विशाल पेड़ आपको दिख रहा है, ये योग दर्शन इतना बड़ा दिख रहा है, उस बरगद के पेड़ का बीज ये सूत्र है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, ठीक है ना। इसमें 3 शब्द आए हैं, योग, चित्त वृत्ति और निरोध। तो हम तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते 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 ये विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है। सारा खेल इसमें योग का और चित्त वृत्ति निरोध का है, ठीक है जी। चलिए योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या कहलाता है? चित्त वृत्तियों का
जो निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाएगा। अब देखो, अथ योग अनुशासनम, देखो जो ये अथ है ना, अथ में आप कई तरह के शब्द पढ़ोगे कि अथ का अर्थ क्या होता है। अर्थ के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, मंगल अर्थ भी होता है, अधिकारवाचक होता है, ठीक है ना। तो अथ, अब आपका योग दर्शन पर अधिकार है, तो ऐसे अधिकार अर्थ में है कि आइए आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, सांख्य दर्शन इत्यादि सीखा, अब आपका योग दर्शन पर अधिकार है, अथ योग अनुशासन, इसका अर्थ ये है, अधिकारवाचक है, ठीक है जी। आगे जब पढ़ेंगे सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। गीता में योग की परिभाषा कही गई है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कौशल करना ही योग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध, उनको रोकना योग है। तो हम अब पढ़ेंगे व्हाट इज योग, व्हाट इज चित्त, व्हाट इज वृत्ति, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ वृत्ति, ठीक ना, और उनका निरोध क्या है। तो अब हमारे सामने इन्होंने एक ऐसी चीज़ बता दी है जो बिल्कुल पानी की बूंद की तरह फैल जाएगी चारों तरफ। योग क्या है, चित्त क्या है, और ये चित्त की वृत्ति क्या है, और उसका निरोध क्या है, और इनसे होता क्या है, ठीक ना। तो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके अब अगले पेज पे पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चनों को हो सकता है मैं अवॉइड भी करूं, क्योंकि जैसे योग शब्द किससे बनता है, युज धातु से घय प्रत्यय करने से बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको सबको पता होगा, ठीक है। चलिए अब चित्त की स्वाभाविक अवस्था को ही कहा जाता है चित्त भूमि। कहा जाता है कि चित्त भूमि क्या है, चित्त की जो स्वाभाविक अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था मतलब चित्त किन किन अवस्थाओं में रह सकता है, ठीक ना। जो उसकी नेचुरल पोजीशन ऑफ चित्त हैं, चित्त की जो नेचुरल स्थितियां हैं जिनमें वो रहता है, वो 5 हैं। आपको बड़ी मजे की बात है, हर एक चीज़ 5 मिलेगी लगभग, ठीक ना। जैसे चित्त वृत्ति हम पढ़ रहे हैं तो ये 5 है, चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, एक बार नेट में आया था कि दूसरे नंबर की चित्त वृत्ति, चित्त भूमि कौन सी है। अब आप लोगों ने तो रट रखे थे 5 नाम, आपने कही तो 5 नाम में से जो भी आएगा हम बता देंगे, पर ये तो नहीं पता था दूसरे नंबर की कौन सा है, तो वो मार खा गए कई स्टूडेंट्स। तो दूसरे नंबर पे मूड है, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, यानी कि चित्त इन 5 प्रकार के भूमियों में होता। हो सकता है मैं कहीं पूरे का पूरा पेज पलट दूं हल्की सी व्याख्या करके, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, वो आप एक बार रीडिंग लोगे पढ़ोगे चलेगा, ठीक है ना। पर जो जहाँ से चीज़ समझने वाली है उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। चलिए, जैसे क्षिप्त क्या होता, रजसा विशेष ए वृत्तिमत, जब चित्त रजोगुण से युक्त होता है तो क्षिप्त वृत्ति होती है उसकी, ठीक ना, क्षिप्त भूमि होती है, ठीक ना। भूमि का मतलब होता है जहाँ पर पेड़ उगता है। तो चित्त कहाँ कहाँ पैदा होता है, रजोगुणों में, रजगुण है जो उसमें, ये भी एक भूमि है उसकी, ये क्षिप्त भूमि कहलाती है। तमसा निद्रादि वृत्तिमत, जब आप तमोगुण से युक्त होते हैं, निद्रा आदि में आप युक्त होते हैं, तो वो चित्त की भूमि मूढ़ होती है, ठीक ना। और सदैव तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणम अत्यंतम अस्थिरम, अत्यंत अस्थिर होती है, जो बिल्कुल चंचल होती है, ठीक ना, वो क्षिप्त होती है। क्षिप्त का अर्थ दोबारा बता रहा कि उन तेषु तेषु विषयेषु, उन विषयों में, क्षिप्यमाण मतलब फेंकी जाती है, घूमती हुई, अत्यंत अस्थिर भूमि जो होती है चित्त की, वो क्षिप्त होती है, चंचल होती है। और जो तमोगुण के उद्रेक के कारण मूर्छा आदि व्यापार लाती है, जब आप मूर्छित रहते हैं, आपको होश हवास जिंदगी का कुछ होता ही नहीं, तो वो चित्त की स्थिति मूढ़ होती है। तो इन्होंने मूढ़ को भी बड़े सिलसिलेवार तरीके से बताया और क्षिप्त को बताया। तीसरी, क्षिप्तात् विशिष्टम विक्षिप्तम, जो क्षिप्त से थोड़ी विशिष्ट होती है, ठीक है ना, वो विक्षिप्त होती है। ये कहता है सत्व आधिक्येन समाधत अपि चित्तम रजो मात्र्यांतरा विषयांतर वृत्तिमत, यह है जो कहता है सत्व आधिक्येन समाधत अपि चित्तम, जो सत्व गुण के अधिकता से
यानी कि देखो इसमें सतोगुण आ गया, क्षिप्त में रजोगुण था, ठीक ना, तो इसलिए तो क्षिप्तात् विशिष्टम, जो क्षिप्त से थोड़ी विशिष्ट है वो विक्षिप्त है, इसमें थोड़ा सा विशेष क्या आया, सतोगुण आ गया, ठीक है। अगर आपको पूरा लक्षण याद ना रहे तो कोई बात नहीं, कोई मायने नहीं रखता कि आपको हर एक चीज़ टिप्स पे हो तो ही आप टेस्ट पास करोगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। पर आपको ये पता होना चाहिए रजोगुण का जिक्र आ जाए तो आप सीधी सीधी जाओगे क्षिप्त पे, और उसमें सतोगुण का आ जाए तो आप जाओगे विक्षिप्त पे, और तमोगुण का आ जाए तो मूड में जाओगे। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सत्वगुण के अधिकता से जो चित्त को धारण करती हुई, और रजो मात्रांतर अंतर, बीच बीच में रजोगुण भी आता है, ठीक ना, ऐसी विषयांतर वृत्ति दूसरे विषय में भी चली जाती है, वो विक्षिप्त होती है। सत्वगुण का अधिक क्या रहता है, विक्षिप्त भूमि में, ठीक है। यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतमर्थम प्रद्योत्यति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनान स्थिलियति निरोध अभिमुखम करोति। ये एकाग्र होती है भाई, एकाग्र होता है जब आप चीज़ों को एकाग्र कर लेते हो, यानी कि कैसे, एकाग्रे चित्सी, एकाग्र चित्त में सद्भूत अर्थम, जो सतभूत है, यानी कि जो सत रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, जो असत चीज़ों को छोड़ के सतभूत अर्थम, जो सतभूत को सत को प्रद्योत्यति, प्रद्योतित करके प्रकाशित करती है, और क्लेशान क्षिणोति, जो जितने क्लेश है दुख उनको क्षीण करती है, और क्रम बंधनान स्थिलियति, जो क्रम बंधन है उनको स्थिल करती है, और निरोध अभिमुखम, निरोध की तरफ बढ़ाती है। देखो भाई, एकाग्र चित्त में अभी आप निरुद्ध नहीं हुए हो, अभी आप चीज़ों से हटे नहीं हो, पर निरोध अभिमुख जरूर हो गए हो, ठीक है ना। इस चीज़ में फ़र्क है, आपने नेट की तैयारी कर ली है, ये चित्त की निरुद्ध चित्त भूमि है, मतलब आप बिल्कुल सब चीज़ों से हट गए हो, और एक आप नेट की तैयारी की ओर अभिमुख हो गए हो, इसका मतलब आपने एकाग्रता धारण कर लिया, अब एकाग्र हो गए हो सारी चीज़ों को छोड़ छोड़ के, ठीक है ना, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, अब वो सब छोड़ छाड़ के उसने फैसला कर लिया कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है ना। तो ये स्थिति जब आप डिसाइड कर लेते हो हमें पढ़ना है, निरोध अभिमुखम, निरोध नहीं है, निरोध अभिमुख हो, निरोध की ओर जा रहे हो। कब जा रहे हो, सतभूत आपके हृदय में प्रद्योत हो चुका है, क्लेश आपके खत्म हो चुके हैं, क्रम बंधन आपके स्थिल हो चुके। स्थिल की बात की इसने, खत्म की बात नहीं की, क्रम बंधनाने स्थिलियति, तो क्रम बंधन स्थिल हुए अभी, और निरोध की ओर अभिमुख हुए, अभी निरुद्ध नहीं हुए, अभिमुख हुए, तो ये स्थिति आपकी एकाग्र चित्त भूमि होगी। अब जब निरुद्ध हो जाओगे तो फिर निरुद्ध चित्त भूमि हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो एकाग्रचित भूमि होती है, ये समाधि दो प्रकार की आगे पढ़ोगे, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, समझ लीजिए। जिसमें सम्यक प्रतीति होती है चीज़ों की, वो समाधि संप्रज्ञात होती है, और जिसमें कुछ भी प्रतीत नहीं होता वो असंप्रज्ञात समाधि होती है। रटने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना, नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये कहोगे तो मैं आपको 195 के 195 सूत्र PDF के रूप में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। रटना नहीं है। समाधि दो प्रकार की होती है। जैसे आपने समाधि शुरू कर दी, एक तो समाधि वो होती है आपने समाधि लगा तो ली, पर हर चीज़ का सम्यक प्रतीति होती है, आपको पता, आपको समाधि में तो बैठे हो, पूजा तो कर रहे हो, ठीक है, ओम इंग्रिंगली चामुंडा, ओम इंग्रिंगली चामुंडा, पर ये पता कि बिल्ली रसोई में घुस चुकी है, ठीक है ना, और मंत्र तो आधा अधूरा छोड़ा और उठाया सोटा और बिल्ली को दे मारा, ठीक है ना। आपको ये नॉलेज था कि बिल्ली आई है, ठीक है ना, आपको ये नॉलेज है कि बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पूजा कर रहे हो, समाधि में बैठे हो, पर आपको आसपास का भान है, अभी वैसा मन नहीं लगा, तो ये समाधि होती है संप्रज्ञात, जहाँ पर अच्छी प्रकार से आपको ज्ञात होता है दाएं बाएं क्या चल रहा है। गुरुदेव, हाँ जी। ये इसी पृष्ठ पर लिखा है या अगला पृष्ठ पर है, क्योंकि नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा संप्रज्ञात अप्रज्ञात। देखो आप सुनाई तो दे रहा है, हाँ जी, बिल्कुल हम बिल्कुल बस बिल्कुल आप, दे रहे हाँ आप सुनते रहिए, ये बार बार चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, आएंगी आगे। हैं। जी गुरुदेव। और एक समाधि होती है असंप्रज्ञात, जैसे वाल्मीकि ने जब समाधि लगाई थी ना, तो ये कहता है उसके शरीर पे मिट्टी चढ़ गई थी बम्बी, ठीक है ना, तो उसको पता नहीं था कि मतलब कहाँ समाधि के,
ऐसी समाधि होती है असंप्रज्ञात, जब आपको कुछ नहीं पता होता है, बस संस्कार मात्र शेष रह जाता है कि मैं हूँ, वो परमात्मा है, मेरा ध्यान उसमें, बस बाकी कुछ नहीं पता चलता दुनियादारी का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ऐसी समाधि होती है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात का एक वर्ड रट लो, संस्कार मात्र शेष रह जाता, बाकी सब चीज़ें खत्म हो जाती है। पर संप्रज्ञात में तो आपको सम्यक प्रतीति सब कुछ ज्ञात होता है। तो जो चित्त की एकाग्र भूमि है ना, एकाग्र भूमि, वो कहीं ना कहीं संप्रज्ञात समाधि है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है अब आपको? हाँ जी गुरुदेव। ठीक है, चलिए। तो अगली है निरुद्ध। निरुद्ध, ठीक ना। निरुद्धम च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेष। संस्कार मात्र शेष रह जाता है, सारी सकल वृत्तियाँ, ठीक है ना, वो खत्म हो जाती हैं। तो ये चित्त भूमि होती है निरुद्ध चित्त भूमि। मनुष्य का चित्त जिन जिन परिस्थितियों में रहता है वो चित्त वृत्ति है। ठीक है ना, मैं बता रहा था शाखा में से शाखा निकलेगी। अभी हम चित्त को पढ़ के हमने पढ़ा था योगश चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अभी हमने चित्त पढ़ा ही था कि चित्त क्या होता है। ठीक है ना, तो हमने चित्त 5 प्रकार का पढ़ा कि चित्त भूमि, जो चित्त के टाइप्स हैं वो चित्त भूमि कहलाती हैं, और वो 5 प्रकार के क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब हमने पढ़ ली, रजोगुण वाले क्षिप्त है, तमोगुण वाले आपका मूढ़ है, और सत्वगुण की अधिकता जिसमें आ जाए पर वो रजोगुण भी रहता है बीच बीच में। ठीक है ना, तो वो होते हैं विक्षिप्त। और जो एकाग्र चित्त भूमि होते हैं उसमें समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं, आपके कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, और हृदय में एक सद्भूत है जो सत्य रूप में ब्रह्म है, परमात्मा है, वो प्रकट हो जाता है, आने लग जाता है, और निरोध की ओर अभिमुख हो जाते हो। तो वो चित्त भूमि है, एकाग्र चित्त भूमि है, और जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, सकल वृत्तिकम नष्ट हो जाए, और आपके चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाए, संस्कार मात्र शेष रह जाए, तो आपकी निरुद्ध चित्त भूमि है। अभी हमने इन चित्त भूमियों से पीछा छुड़ाया ही था, अभी चित्त भूमियाँ तैयार की ही थी, हम तो खुश हो गए थे, चलो चित्त भूमियाँ तैयार हो गई। अब वो फिर आ गया चित्त वृत्तियाँ। चित्त वृत्तियाँ किसे कहते हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, आप सूत्र पढ़ के आए हो। योगश चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। हाँ जी, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इसमें एकाग्र में सत्वगुण की प्रधानता होती है, क्या कह रहे हो? और विक्षिप्त में और एकाग्र में दोनों में सत्वगुण की प्रधानता है। हाँ, उसमें तो सत्व गुण की अधिकता होती है। देखो, अगर मैं यूँ कह दूँ कि इसमें है ना, मतलब सब्जी में आलू ज़्यादा है, आलू की अधिकता है, इसका मतलब उसमें कुछ और भी है। अगर मैं कह दूँ ये नहीं नहीं इसमें आलू ही है, तो अधिकता शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा मैं। तो जब आप वो सत्व आधिक्यन कह रहा है कि सत्व गुण की अधिकता होती है, इसका मतलब उसमें बाकी 2 गुण रहे होंगे, उन दोनों तीनों गुणों में सत्व गुणों की अधिकता है। तो इसकी वर्डिंग पे जाइए आप, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। हाँ, ठीक है। सर ये पूछ रही थी निरुद्ध को असंप्रज्ञात बोलेंगे फिर? हाँ, निरुद्ध जो होती है वो असंप्रज्ञात समाधि होती है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अब आगे सर। हाँ बोलिए भाई। अगर आपके क्वेश्चन सर नहीं बन रहे हैं तो प्लीज मत पूछिए, अगर क्वेश्चन बन रहे सर हैं। इसमें से ये पूछना है कि जो आपने जैसे पहले ये लिखवाया था कि जो शिफ्ट भूमि है वो देवताओं की होती है, तो जो मूड और विषप्त में से राक्षस वाली कौन सी बनेगी सर? मूड, मूड बनेगी। हाँ। एक सर राक्षस और पिचास वाले में फिर डिफरेंस क्या है? नहीं, ये तो राक्षस की योनियां होती है, राक्षस है, पिशाच है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ जैसे वो क्वेश्चन था ना सर, उसमें ऑप्शन में राक्षस भी अलग से था और पिचास भी अलग अलग से था वो क्वेश्चन, इसलिए। अच्छा, कौन बोल रहे हैं वो आप? क्वेश्चन देखना। रिंकी बोल रही थी सर। अच्छा अच्छा, रिंकी, हाँ ठीक है। फिर उसका फेमस मार्क्स मिला था मैम। बस भाई बस, ये कमेंट्स बंद कीजिए अपने, और इसके इस रिदम को चलने दो, ठीक है ना। आपके जितने क्वेश्चन हैं वो बाद में निकालिए, समझ रहे हो ना। आप कम से कम 50-55 स्टूडेंट्स जुड़े हो, सारे एक एक क्वेश्चन भी जुड़े ना, तो सारी रात भी ग्रंथ पूरा नहीं होने दें, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन, आपको जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो रखिए, मतलब वो चीज़ मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आई मुझे बताइए, इससे रिलेटेड इसके और क्वेश्चन है वो बाद में, ठीक है ना। दिन भर मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, मुझे फ़ोन लगाइए, नोट कर लीजिए अपने। चलिए
आगे आ जाओ। हाँ भाई, अब चित्तवृत्तियाँ क्या होती है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आप ग्रुप में भी डाला करो भाई, ठीक है ना, ग्रुप को एक्टिव रखा करो। भेज रखा है मैंने हाँ आपके पास। हाँ ठीक है ना, ग्रुप में ही डाला करो, बल्कि मुझे पर्सनल के बजाय ग्रुप में डालो, ठीक है ना। उसमें आपस में डिस्कशन का मौका मिलेगा, और आपस में डिस्कशन नहीं होता फिर मैं क्लियर करूँगा उसको, ठीक है ना। तो सारे अपने ओके अपने सर। क्वेश्चन, और एक दिमाग एक होता है। आप 50 स्टूडेंट हो, 5-5 क्वेश्चन भी निकालोगे, 100-150 क्वेश्चन तो आप खुद तैयार कर देते हो, पर करे कौन, ठीक है ना। पूरा दिन मतलब एक भी क्वेश्चन ग्रुप में नहीं आता, ठीक है ना। तो किया करो, ग्रुप को रखा करो। चलिए भाई आगे हैं। हाँ भाई, कहाँ थे हम? अच्छा, चित्तवृत्त। चित्त जिन जिन परिस्थितियों में रहता है वो है चित्त की वृत्ति। वृत्ति, अगर कोई आपसे सीधा सा वृत्ति का अर्थ पूछ ले, ठीक है, तो यस्याम स्थित वर्तते, जिस स्थिति में कोई रहता वो उसकी वृत्ति है। वृत्त धातु को कतिन प्रत्यय लग के बनता है वृत्ति, ठीक है ना। जैसे किसी की भिक्षावृत्ति है, उसकी आदत भीख मांगने की है, तो ठीक है ना, तो किसी का नेचर है वैसा। तो ऐसे चित्त का हम कहीं ना कहीं नेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब चित्त किन किन परिस्थितियों में रहता है, क्या क्या कर सकता है चित्त, तो वो चित्त वृत्तियाँ हैं। और जो चित्त वृत्तियाँ हैं वो भी 5 हैं, ठीक ना। जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। भाई गजब की चीज़ है इसके अंदर, ठीक ना। आप जब पढ़ लोगे, आपको जब योग दर्शन आ जाएगा, आप खुद ही कहोगे सर बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिल रही है। चलिए, चित्त की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो प्रमाण होते हैं। पहली परिस्थिति चित्त वृत्ति प्रमाण होता है, यानी कि चित्त है ना, मतलब यथार्थ चीज़ों को ग्रहण करता है प्रमाण के रूप में, विपर्य के रूप में, विकल्प के रूप में, निद्रा के रूप में और स्मृति के रूप में। तो इसकी वृत्ति है कि ये है ना, इन 5 टाइप से मतलब अपना बिहेव करता है। प्रमाण के रूप में, विपर्य के रूप में, विकल्प के रूप में, निद्रा और स्मृति, ठीक है। तो 5 प्रकार की जो चित्त भूमियां हैं, 1 मिनट आप रुकिएगा बस। चलिए, हाँ भाई, तो 5 प्रकार की जो चित्त भूमि है उनका हम स्टडी आप करेंगे, वो ठीक ना। नंबर 1 करेंगे प्रमाण के रूप में, दूसरा विपर्य के रूप में, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अगर आपसे कोई चित्त भूमि पूछ ले तो चित्त भूमि 5 प्रकार की अलग है, आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। टिप्स पे रट लो इसको, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अगर वो चित्त वृत्तियाँ पूछ रहा है, इसका मतलब चित्त जो वर्क करता है वो किस किस रूप में करता है, प्रमाण के रूप में, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज निकालता है। विपर्य, कई बार इसका नॉलेज झूठा भी होता है, कई बार विकल्प होता है, निद्रा होती है और स्मृति होती है। चलिए, मैं हल्की हल्की सी व्याख्या यहाँ पर कर देता हूँ, और आपको बिल्कुल आगे जाके ज़्यादा व्याख्या करने का। प्रमाण होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज होता है, सही नॉलेज होता है। प्रमा का कारण होता है प्रमीयते नीति प्रमाणम, जिसके द्वारा हमें प्रमा मिलती है। विपर्य, झूठा ज्ञान, क्या चित्त हमारा सारा ही मतलब सही ज्ञान देता है? नहीं, झूठा ज्ञान भी चित्त देता है, ठीक है ना। रस्सी के अंदर सांप भी चित्त ही देखता है, उसकी ये भी एक वृत्ति है। विकल्प होता, अभी आगे पढ़ोगे कि उसका नाम तो है पर वस्तु नहीं है। जैसे राहु का सिर, अब राहु का सिर नाम तो है पर वस्तु नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे दिमाग में पाल रखी हैं कि वो किंतु परंतु है, पर उन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। मोहन, सोहन, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरी ज़मीन, ये मेरा प्लॉट, ये वास्तव में है ही नहीं। ये तेरा मेरा बना है पर ये तेरा मेरा है नहीं। हम चंद दिनों के मेहमान हैं इस दुनिया में, हमारा है ही नहीं, पर हम कितनी गारंटी लेके बैठे हैं, 7 पीढ़ियों तक का कमाना चाहते हैं आज। तो ठीक ना, इस प्रकार का विकल्प है, जो चीज़ है ही नहीं आप उसको लिए बैठे हो। निद्रा, नींद में रहना, ठीक है, चीज़ों का तंद्रा होना, आधा अधूरा ज्ञान। और स्मृति होता है अनुभूत विषय से असंप्रोष है, यही लक्षण पढ़ोगे आप, ये लक्षण आगे अगले पेज पे होंगे शायद, देखेंगे भी। जो आप स्मृति क्या होता है,
जो आपने अनुभूत विषय उसका असंप्रोष होता, चोरी ना होना, आपके माइंड का डाटा डिलीट ना होना, जो होगा तो रहना, ये समृद्धि है। पढ़ेंगे आगे, चलिए ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये कुछ इसमें क्लिष्ट वृत्तियाँ होती है, कुछ अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती है, ठीक है ना, ये कोई खास बात नहीं है। कुछ वृत्तियाँ क्लेश की हेतु होती है, दुख देती है, कुछ अक्लिष्ट होती है, आनंद देती है, ठीक ना। ख्याति विषय गुण अधिकार विरोध अन्य अक्लिष्ट, जो ख्याति विषय गुण के, ख्याति होता मैं ही हूँ, अपनी ख्याति, इन गुणों के अधिकार की विरोध नहीं होती है, अक्लिष्ट होता है। और जो क्लेश हेतु का होते हैं, क्रमाशय कर्मों का, जो आशय तक कर्मों का जो समूह है उसको प्रचय बढ़ाने वाले, क्षेत्रीय भूता, इस प्रकार से वहाँ पैदा होने वाले क्लेश की हेतु है जो क्लिष्ट वृत्तियाँ। कुल मिला के कुछ वृत्तियाँ क्लेश देने वाले होती हैं, कुछ क्लेश देने वाले नहीं होती है, ठीक है ना, ये अक्लिष्ट अक्लिष्ट के रूप में। चलिए आगे है। अब प्रत्यक्ष का ये लक्षण दिया हुआ है, देखो आप अलग प्रकार का देखिए, ये देखो, इंद्रिय प्रणाली का या चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रागात, ठीक ना, द्विधा सामान्य विशेषात्मन हो, अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति, प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है? साक्षात देखना, जैसे कोई नलिका है या कोई पाइप है, उस पाइप में से जब आप देखते हो ना, तो उस पाइप के अंदर से आंख लगा के देखते हो तो उस दूसरे कोने की चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो ऐसे इंद्रिय प्रणाली का या इंद्रिय रूपी नली से, चाहे वो आँख है, चाहे कान है, चाहे जीभ है, चाहे त्वचा है, जो भी इंद्रिया है, कर्म ज्ञान इंद्रिया है, तो इंद्रिय प्रणाली का या इंद्रिय रूपी नली से चित्त से, चित्त का बाह्य वस्तु प्रागात, बाह्य वस्तुओं के उपराग से, ठीक ना, और तद विद्या उस प्रकार के सामान्य विशेष आत्मन अर्थस्य, सामान्य विशेष आत्म अपने अर्थ का एक विशेष अवधारणा कर लेना, ये प्रत्यक्ष है। कुल मिला के जैसे आपने आँख से देखा और आपने कह दिया, आँख से देख के आपने धारण कर लिया, ऐसा है घट है, ये घड़ा है, ऐसा है मोहन है, ये मोहन है, ठीक ना, या आपने नाक से सूंघ के बता दिया, ठीक है ना, कि ऐसा है गंध, ये गंध है, ठीक ना। तो जहाँ से भी आपको जो भी विशेष या सामान्य जो भी चीज़ आपको नॉलेज मिला इंद्रिय रूपी नली से, वो प्रत्यक्ष है, ठीक है जी। चलिए आगे आ जाओ। प्रत्यक्ष प्रमाण के समान रूप वाला पुरुष बोध ही है फल प्रमाण, ठीक है ना, ये कुछ नहीं, ये कहता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो चीज़ निकल के आती है ना, वो उसका जो फल है वही नॉलेज है, प्रमाण ज्ञान है। जैसे आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से घड़ा देखा तो घट आपका नॉलेज होगा, प्रमा होगी वो, ठीक है ना। चल, प्रमाण नामक वृत्ति के तीन भेद है। अब प्रमाण तीन प्रकार का मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है भाई, कि ये कितने प्रमाण मानता है? ये तीन प्रकार के मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। शब्द को नहीं मानता, सॉरी उसको उपमान को नहीं मानता, आगम का मतलब शब्द ही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे है। अच्छा ये बताओ, आगम और निगम में क्या फ़र्क है, बताएगा कोई? आगम और निगम में क्या फ़र्क है? निगम होते हैं वेद, आगम होते हैं पुराण। सर आप चलिए आगे। अब प्रमा का कारण क्या, प्रमाण, ये आपने पढ़ लिया, ठीक ना। अब अनुमान का लक्षण पढ़ लो। देखो अनुमान तो आप वहाँ पर पढ़ के आए हो, लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, जो लिंग लिंगी पूर्वक अनुमान है, ठीक है, अनुमितिकरणम अनुमान, बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए और अनुमान का आपको बढ़िया से नॉलेज भी है। अब यहाँ पर अनुमान का लक्षण पढ़ोगे आप, ये कहता कि अनुमेयस्य, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीय व्यावृत्त संबंध है, ठीक ना। और यस तद विषय सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति, अनुमेय से यानी कि जिसका आप अनुमान कर रहे हो, तुल्य जातीयेषु अनुवृत्त, तुल्य जातियों से युक्त और भिन्न जातियों से रहित, व्यावृत्त होता रहित, ऐसा संबंध, और तद विषय उससे, उस विषय से युक्त सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति होती है, वो अनुमान होते हैं। कुल मिला के
तुल्य जातियों में तो जैसे आपने पर्वत पे देखा कि पर्वत पे जहाँ धुआं है वहाँ आग है, तो धुआं और आग तुल्य जाति है। पर आपने जब क्या बोलते तालाब में धुआं उठता हुआ देखा, आपने वहाँ कह दिया नहीं तालाब में आग नहीं रह सकती, क्यों? वो भिन्न जाति है, तालाब में आग का क्या काम? तो भिन्न जातियों से उसको रहित कर देना और तुल्य जातियों में उसको लगा देना, तो ये ऐसी वृत्ति होती है आपकी अनुमान की। ठीक है जी। आगे है आगम। शब्दात तदर्थ विषय वृत्ति श्रोता की शब्दात शब्द से अर्थ विषय वृत्ति होती है, जो शब्दों से जो ज्ञान आता है वो आगम है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाओ विपर्य। आपको कुछ विपर्य कहाँ से आ निकला है? जो आप चित्त भूमियाँ पढ़ रहे हो, पहली तो प्रमाण थी, दूसरी विपर्य तो थी, सॉरी चित्तवृत्ति। जो चित्तवृत्ति आपने पढ़ी है 5, प्रमाण, दूसरी विपर्य है, तो विपर्य कहेंगे। विपर्य होता है झूठा ज्ञान, ठीक है, ज्ञेय वस्तु से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित जो मिथ्या ज्ञान होता है विपर्य होता है। ठीक है, द्विचंद्र दर्शनम सद विषयक चंद्र दर्शने बाध्यते इति। जैसे किसी ने जल के अंदर एक चंद्रमा दिखाई दिया, एक ऊपर दिखाई दे रहा, तो कह रहे चंद्रमा 2 हैं, ठीक ना, फिर बाद में पता चला है तो इसकी परछाई है, चंद्रमा तो एक ही है। तो ऐसा जो विपर्य ज्ञान होता है, रस्सी में आपको सांप दिख रहा है, ठीक ना, तो ये ज्ञान आपका विपर्य है। ठीक ना, विपर्य को कहा जाता अविद्या। ये विपर्य एक प्रकार का अविद्या अज्ञान है। अरे झूठा ज्ञान अज्ञान ही तो होता विपर्य। ठीक है, तो विपर्य के खंड है, विपर्य के 5 क्लेश है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, विपर्य या अविद्या कितने प्रकार की होती है, या विपर्य या अविद्या के कितने खंड होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने टुकड़े होते हैं? तो 5 होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं चित्तवृत्तियाँ। पहली वृत्ति पढ़ी हमने प्रमाण, प्रमाण पढ़े हमने 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रणाली का यह वाला लक्षण, और अनुमेय से तुल्य जातीय से अनुवृत्त, भिन्न जातीय व्यावृत्त है, ये लक्षण इसका रट लो। और आगम होता है शब्द से, तो पढ़ चुके हम। तो प्रमाण तो हमारा कंप्लीट होगा। आगे विपर्य पे जब आए तो हमने पढ़ा कि मिथ्या ज्ञान विपर्य है, झूठा ज्ञान विपर्य है। ठीक है ना, द्विचंद्र दर्शन की तरह 2 चांद दिखाई देना, ये झूठा ज्ञान है, तो ये विपर्य है। अब विपर्य को इन्होंने कह दिया ये ही अविद्या है, इसको अविद्या कह लो, अज्ञान कह लो, विपर्य कह लो। तो ये अविद्या के जो खंड है ना, अज्ञान के जो खंड, अज्ञान जो मिलता आपको 5 रूपों में मिलता है। ठीक है ना, तो आपका ये नॉलेज होना चाहिए। अज्ञान के 5 खंड कौन कौन से होते हैं? तो हम आगे पढ़ रहे हैं विपर्य को। विपर्य के 5 खंड, अज्ञान 5 रूपों में मिल सकता है। अविद्या के रूप में, अविद्या में तो है ही विपर्य, चलो मान लेते हैं भाई, अविद्या नॉलेज ना होना चाहिए तो विपर्य। अस्मिता, अस्मिता ये कहाँ से रूप बना लिया इन्होंने, देखो, अस्ति स्तः संति, असि स्तः सत, अस्मि स्वः स्म, अस्मि, अस्मि अहम अस्मि, मैं हूँ, अस्मि, और अस्मि को तल प्रत्यय कर दिया, अस्मिता यानी कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये संसार में सबसे खतरनाक मैं है। ठीक है ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही वीर हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है। ठीक है ना, अपने से ज़्यादा तो किसी को समझते ही नहीं, तो ये अस्मिता है, ये भी तो विपर्य, ये भी तो अज्ञान ही है। ठीक है, राग, राग मैंने आपको बताया था, राग का अर्थ होता मतलब द्वेष, मोह, इसको राग बोलते हैं। ठीक है ना, राग में और अनुराग में मैंने एक बार फर्क बताया था। अनुराग होता है 2 वे लव, राग होता है 1 वे लव। एक तरफा प्यार राग है, 2 तरफा प्यार अनुराग है। वेद शास्त्रों में राग को विपर्य कहा गया, राग को क्या, अनुराग को नहीं कहा। कहीं देख लेना, अनुराग को नहीं, अनुराग अच्छा है। अनुराग 2 तरफा प्यार है, अगर माता बेटे से प्यार करती है तो बेटा भी माता से उतना ही प्यार करता है। पर राग एक तरफा प्यार है, हमें दौलत चाहिए, दौलत, ठीक है ना, पर दौलत को आप नहीं चाहिए, आप तो दौलत के लिए भाई का मर्डर भी कर देते हैं, दौलत के लिए आप माँ बहन सबको दाव पे लगा देते हैं। ठीक है ना, बूढ़े माँ बाप को आप वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, पर दौलत तो आपको नहीं चाहती। ठीक है ना, तो ये होता राग। इस एक तरफा प्यार का निषेध किया गया है। ठीक ना, जो आप चीज़ों में विषयों में आसक्त रहते हैं,
दो तरफे का नहीं निषेध किया। तो राग भी एक प्रकार का विपर्य है, झूठा ज्ञान है, गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। द्वेष तो आपको पता ही है, ईर्ष्या, दूसरों को देख के जलना। ठीक है ना। मेरी एक आंख फूट जाए चलेगी, पड़ोसी की दो फूट जाए तो हाँ हाँ आनंद ही, इससे बढ़कर आनंद नहीं होता कुछ। ठीक है। मैं फेल हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो बैच वाले 5-7 और रुक जाए ना, तो उस जैसा आनंद नहीं। ठीक है ना। तो हमें इस तरह का नहीं होना चाहिए, ऐसे द्वेष नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और अगला है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहीं ना कहीं होता है मृत्यु का डर। ठीक है ना। हम सबको पता है कि इस संसार से एक दिन जाना है। ठीक है ना। तो उसका जो नरक का भय है, उससे डरना है, वो समझ में नहीं आया। जब पता ही है भाई जाना है तो फिर उससे डरना क्या, ये तो क्लियर है, जाना है तो जाना है इस संसार से। ठीक है ना। कब किसका जीवन चक्र समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता, परंतु हम तो बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं जैसे हमें 100 साल और जीना है या पूरी हजारों साल यहीं रहना। ठीक है ना। तो ये विपर्य है। अगर इंसान को ये विपर्य, ये मिथ्या ज्ञान, ये झूठा ज्ञान दूर हो जाए तो स्वर्ग यहीं हो जाए। ठीक है जी। चलिए, स्वर्ग आप यहीं चाहते हो, ठीक है। ठीक है। अगला, अज्ञान या अविद्या के भेद है 5। हमने तो पढ़ लिए भाई। ठीक है ना। कि अज्ञान अविद्या के 5 भेद, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये है 5 क्लेश कह लो, या अविपर्य के, अविद्या के 5 भाग कह लो। ठीक है। चलिए, अब विकल्प क्या होता है? शब्द अनुपाती वस्तु शून्य है, रटने पड़ेंगे आपको। विकल्प का लक्षण, शब्द अनुपाती, शब्द का तो अनुपात है, शब्द तो है पर वस्तु शून्य, उस नाम की वस्तु नहीं है। जैसे राहु का सिर, अब राहु का सिर शब्द तो है पर राहु का सिर तो नहीं होता, क्या करें उस चीज़ का। ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है विकल्प। शब्द ज्ञान से उत्पन्न तथा निर्वस्तुक होता है विकल्प। ठीक है। निद्रा क्या था? अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्ति। अभाव प्रत्यय, अभाव प्रत्यय होता है जिन चीज़ों का अभाव है, उस अज्ञान, उस प्रत्यय मतलब उस के ज्ञान के सहारे से, आलम्बन सहारे से होने वाली वृत्ति होती है। ठीक ना। अभाव के कारणभूत तमो गुण को विषय बनाने वाली वृत्ति। अच्छा, अभाव का प्रत्यय क्या होता, मतलब अभाव का जो गुरुजी निद्रा एक बार फिर से बोलना प्लीज। नहीं फिर से क्या, अभी तो बोल ही रहा हूँ मैं। ठीक है हम ना। समर्थी पे पहुंच गए सर, अनुभूति किस पे? अनुभूत विषय का तो एक हमने बार अभी निद्रा जिक्र वाली नहीं किया। लाइन। हाँ ठीक है, अभी इसी पे चल रहा है हमारा। ठीक है ना। समझो उसको। तो ये कहता है कि अभाव प्रत्यय, अभाव प्रत्यय होता है, अभाव चीज़ किससे आता है? तमोगुण से आता है। तो अभाव प्रत्यय, प्रत्यय होता ज्ञान, यानी कि अभाव का ज्ञान कराने वाली जो वृत्ति है उसके आलम्बन से जो रहता है, अभाव को बताने वाली वृत्ति होती है तमोगुण। तो तमोगुण के सहारे जो चीज़ होती है वो निद्रा होती है। ठीक है। तो अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, अभाव का जो प्रत्यय है यानी कि अभाव का ज्ञान कराने वाला जो विषय है तमोगुण, उसको आलंबन बनाने, अपना सहारा बनाने वाली, उसके सहारे यानी कि तमोगुण के सहारे रहने वाली वृत्ति, ये होती है निद्रा वृत्ति। तो मान लिया जाए कि निद्रा वृत्ति आ गई आपको। चलिए, जी सर। हाँ, अनुभूत विषय असंप्रोष है। लो भाई, संप्रोष होता चोरी हो जाना और असंप्रोष होता चोरी ना होना। जो विषय आपने अनुभूत किया है, जो चीज़ आपने अनुभव कर ली है, जो ज्ञान आपने अनुभव कर लिया है, अनुभूत विषय है, जिस चीज़ को, जिस ज्ञान को आपने देखा है, उसका असंप्रोष, चोरी ना होना, वो डाटा माइंड में फिट हो जाना, ये स्मृति है। ठीक है ना। अब 5 वृत्तियों का निरोध है। अब इन 5 वृत्तियों का निरोध आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपने पढ़ा है योगश्चित वृत्ति निरोध है। योग तो आपने पढ़ लिया, युज धातु से योग शब्द बना है जो जोड़ता है हमें। ठीक है ना, वो योग है। अब चित्त भी पढ़ लिया आपने, चित्त की 5 भूमियाँ आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हाँ जी, बिल्कुल पढ़े चित्त के बारे में हमने। फिर चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, फिर वो पढ़ी हमने। चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। ठीक है ना, प्रमाण, विपर्य, निद्रा,
वो प्रमाण विपर्य निद्रा और स्मृति क्या बोलते हैं, ठीक है ना, विकल्प और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां पड़ी है। इन 5 प्रकार की वृत्तियों का निरोध योग है, योग कहलाता है। योग है चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त है ना, जो चित्त 5 प्रकार का, उसकी जो 5 प्रकार की वृत्ति है उनका निरोध रोकना ही योग है। अब क्लियर हो गया इस उत्तर, योग चित्त वृत्ति निरोध है। यस सर। ठीक है, अब योग क्या, हाँ 5 प्रकार के चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियों का। अब ये कहा किसी ने कि जी कैसे, ये तो बता दो आप, ये तो आपने बता दिया कि ये बीमारी है ना, ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगी। अब वो दवाई आए कहाँ से, वो डॉक्टर कहाँ से, किस केमिस्ट से मिलेगी? कहता ये चित्त वृत्तियों का निरोध तो बता दिया आपने योग है, पर ये होगा कैसे? कहता अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यास और वैराग्य से हो जाएगा। कहता अच्छा, तो ये तो अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, अभ्यास के द्वारा आप चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। दूसरा वैराग्य के द्वारा कर सकते हो। वैराग्य, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, त्याग ही जीवन है। कहता जी अभ्यास क्या होता है? कहता तत्र स्थितो यत्नः, जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में बार बार एफर्ट्स लगाना, ये अभ्यास है। ठीक है, कहता चलो जी ठीक है, अभ्यास के बारे में तो हमें पढ़ा। कहता अब है ना जी ऐसा करो, एक बार है ना चुपचाप वैराग्य के बारे में और बता दो, ठीक ना। तो वैराग्य क्या? दृष्ट आनुसर्विक विषय विस्तृष्णस्य वशीकार संज्ञा, कि जो दृष्ट है, दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष, जो आपको संसार में चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक ना, दृष्ट और आनुसर्विक विषय का या वैदिक विषयों का वितृष्ण से, उनसे वितृष्ण हो जाना। वितृष्ण कौन होता? विगता तृष्णा यस्य से, चली गई है तृष्णा जिसकी, वो इंसान वितृष्ण कहलाएगा। तो ऐसे वितृष्ण इंसान की वशीकार संज्ञा, जो वश में होने की जो संज्ञा है, वो वैराग्य कहलाता है। ठीक है भाई, यस सर। ठीक। हाँ जी सर। वैराग्य को बताया 2 प्रकार का, एक होता अपर वैराग्य और एक होता पर वैराग्य, ठीक ना। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, ये है पर वैराग्य। तत्परम जो पर है और पुरुष ख्याति के गुणों से वैतृष्ण्य है, ठीक ना, यानी कि जो पुरुष ख्याति के गुणों के प्रति है जो उपेक्षा बुद्धि है, यानी कि जो पुरुष ख्याति के गुण हैं, पुरुष की प्रसिद्धि के गुण हैं, पुरुष के यश से संबंधित गुण हैं, उनकी उपेक्षा बुद्धि, यानी कि उन उसमें वो बुद्धि उसको उन चीज़ों का उसका दिमाग अवॉइड करता उन चीज़ों को। तो ऐसा यदि अवॉइड करने वाला दिमाग है इन चीज़ों को, तो पर वैराग्य है। बाकी है वो दूसरा अपर वैराग्य है। ठीक है, अब आगे समाधि के 2 प्रकार आगे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ठीक है ना। अब संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात, जहाँ पर वितर्क होता है जो स्थूल पदार्थ है, पृथ्वी जल तेज वायु, ठीक ना, और विचार होता है सूक्ष्म तन मात्राओं का ज्ञान। इन 2 शब्दों का आपको रटना पड़ेगा। वितर्क कहते हैं जो स्थूल रूप में होते हैं, और विचार कहते हैं जो सूक्ष्म रूप में होते हैं। जैसे 5 तन मात्राएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, तो ये जब स्थूल रूप में होते हैं तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पैदा कर देती है, और जब ये सूक्ष्म रूप में होते हैं तो ये तन्मात्रा के रूप में होती है। तो ऐसे करके तो वितर्क विचार और आनंद और अस्मिता, मैं हूँ, इनके अनुगमन से जो समाधि होती है संप्रज्ञात समाधि होती है। कुल मिला के जिसमें है ना मेरा शरीर मोटा ताज़ा हल्का फुल्का, ठीक है ना, ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं। ठीक है, अहमपन भी रहता है, ठीक है ना, मुझे आसपास की चीज़ों का भी पता है, तो वो समाधि संप्रज्ञात है। और जिसमें ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना, इनसे कोई मतलब ही नहीं होता, तो वहाँ पर विराम प्रत्याभ्यास पूर्व है, संस्कार शेष है। मैं बार बार बता रहा हूँ, असंप्रज्ञात समाधि का सबसे बड़ा लक्षण संस्कार शेष। उसमें जो क्या नाम लेते हैं, जो प्रत्यय है, प्रत्यय तक ज्ञान का विराम हो जाता है। ज्ञान तो आपको रहता ही नहीं,
आपकी बुद्धि काम करना छोड़ जाती है, एक ही परम ब्रह्म में लग जाती है। तो जहाँ पर विराम हो जाता है, विराम प्रत्यय का विराम हो जाता है और अभ्यास पूर्व में रहता है। देखो ऐसा नहीं है कि असंप्रज्ञात समाधि आपने पहले दिन ही लगा दी हो, इसकी बहुत अभ्यास करना पड़ता है आपको। अभ्यास कर करके संप्रज्ञात समाधि धीरे धीरे करके असंप्रज्ञात पे पहुंच जाते हो। तो असंप्रज्ञात समाधि में जाने तक अभ्यास पूर्व में रहता है। आपने पूर्व में अभ्यास किया है, क्योंकि जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं वो अभ्यास और वैराग्य से ही वश में आती है। तो जब तक वो वश में नहीं आएगी तब तक आप असंप्रज्ञात समाधि में नहीं पहुंचोगे। जब आप वो वश में आ गई तो आप असंप्रज्ञात समाधि पहुंच गए। तो अभ्यास तो पूर्व में हो ही गया उसका, तो अभ्यास पूर्व है। और संस्कार शेषु, जिसमें संस्कार मात्र शेष रह जाता है, वो होता है आपका असंप्रज्ञात। अब ये असंप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार हैं, एक तो उपाय प्रत्यय और एक तो भाव प्रत्यय। ठीक ना, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा भाई। एक तो था उपाय प्रत्यय, जो असंप्रज्ञात समाधि होती है 2 प्रकार की, एक तो उपाय प्रत्यय और एक तो भाव प्रत्यय। आप ये जान लो बस, जो उपाय प्रत्यय होती है, उपाय प्रत्यय देखो भाई, असंप्रज्ञात समाधि को योगी भी लगा सकते हैं और गृहस्थी भी लगा सकते हैं। गृहस्थी तो जो योगियों की जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वो होती है उपाय प्रत्यय, और जो गृहस्थियों की होती है वो होती है भाव प्रत्यय। इस चीज़ को मतलब नेट में भी है ना, कोई बिल्कुल ही टेढ़ी किस्म का इंसान होगा ना, वो ही क्वेश्चन डालता है यहाँ से। अदरवाइज ये मतलब योग की पराकाष्ठा होती है दर्शन, योग दर्शन की। अगर कोई यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल रहा है तो पर नेट में निकाल देते हैं भाई, नेट में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, नेट ना तो ना आसान होता और ना मुश्किल होता। ठीक है ना सर एक बार दोबारा रिपीट करना। किस चीज़ को? असंप्रज्ञात। सर वही उपाय प्रत्यय भाव प्रत्यय। अच्छा हाँ, उपाय प्रत्यय भाव प्रत्यय। ठीक है। जो असंप्रज्ञात समाधि होती है ये 2 प्रकार के लोगों की होती है, योगियों की और गृहस्थियों की। जो योगियों वाली असंप्रज्ञात समाधि तो उपाय प्रत्यय है, ठीक ना, और जो गृहस्थियों वाली है वो भाव प्रत्यय है। ठीक है, ये 2 टेक्निकल वर्ड है जो कि तो याद कर लो आप। विधि है प्रकृति लया नाम, ठीक ना, जो विधि है विशेष प्रकार के देहधारी है और प्रकृति में लय है, ठीक ना, वो भाव प्रत्यय होते हैं। और तत्र उपाय प्रत्यय योगी नाम होते हैं और ये योगियों का होता है। ठीक है भाई, प्रधान और पुरुष से अलग होता है ईश्वर। देखो भाई सांख्य कारिका में प्रधान और पुरुष का जिक्र है, ठीक ना, प्रधान प्रकृति को कहा गया और पुरुष पुरुष है ही। पर योग दर्शन थोड़ी सी हल्की सी 26वां पदार्थ बनाने के लिए कहता भाई ईश्वर इन दोनों से अलग है। सांख्य दर्शन ने तो जिक्र नहीं किया ऐसा, वो तो प्रधान और प्रत्यय पुरुष को ही सब कुछ मानता है। पर वहाँ पर क्या नाम लेते हैं, योग दर्शन में ये बात कही गई है कि वो दोनों से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए अब ये ईश्वर के गुण बता रखे हैं, ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसी है नहीं, मैं एक बार बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। करे क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्ट पुरुष विशेष है ना, जिसमें क्लेश कर्मों का विपाक है, विपाक आशय से प्रामृष्ट है, यानी कि जिसमें क्लेश कर्मों का विपाक बिल्कुल चरम सीमा है, क्लेश कर्म जिसके सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा प्रामृष्ट बिल्कुल परिमार्जित जो पुरुष होता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर में मतलब क्लेश कर्म सुख दुख इन सब से ऊपर उठ जाता हो, ठीक ना। तो ये परिभाषा थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ सकती है, क्लेश कर्म विपाकाशय प्रामृष्ट अप्रामृष्ट, ठीक ना, उनसे वो अलग है बिल्कुल। ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है जिसमें क्लेश कर्म विपाक पे पहुँच, चरम पे पहुँच जाए, खत्म हो जाए उनसे, ठीक ना, उन आशयों से अप्रामृष्ट अछूता है, ठीक ना, अछूता है तो वो ईश्वर है। ठीक है, सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है ईश्वर में। जो सर्वज्ञता का बीज है ना, सब कुछ जानने वाला, वो ईश्वर है। पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, जो पहले पैदा हुए हैं ना उनका भी गुरु होता है, और एक काल से अनवच्छेद होता है, यानी कि काल से नहीं कटता, यानी कि ना तो इसको भूत कह सकते, ना आप वर्तमान कह सकते, ना भविष्य कह, काल से तो ये परे है, ठीक ना, काल से परे है, ठीक है, प्रणव वाचक है। देखो भाई एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि ईश्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, योग दर्शन में ईश्वर को प्रणव कहा गया, प्रणव, ओंकार कहा गया, प्रणव ओंकार, ठीक है ना। चलिए
और ये भी बात कही गया कि योग साधना के बाद है ना आप ईश्वर का जाप कीजिए, परमात्मा का जाप कीजिए। और देखो भाई, यदि हम सब की जिंदगी इन ग्रंथों के अनुसार हो जाए ना, मैं कहता हूँ ना तो कोई बीमार पड़े, ना कहीं युद्ध हो, ना किसी के प्लॉट पे कब्जा हो, ना ये मारा मारी हो। पर हमारे यहाँ जो ज्ञान की अमृत सरिता बहती है वो तो नष्ट कर दी गई। वो तो पता ही नहीं, हमारा देश तो ये नहीं पता चल रहा किसके भरोसे चल रहा है, क्या यहाँ की एजुकेशन है, क्या यहाँ की मोरालिटी है, कोई नैतिक शिक्षा बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ MB किए हुए वो बेचारे चैन स्नैचिंग में फंस रहे, डॉक्टर किडनी कांड में फंस रहे, अच्छे अच्छे अधिकारी रिश्वत कांड में फंस रहे। देश से कैसे चल रहा है परमात्मा जाने, ठीक है ना। कितना अच्छा हो यदि संस्कृत को पुनर्जीवित करके, बिल्कुल। अरे अच्छा नागरिक बनाना, एक साइंटिस्ट का क्या करना हमने, एक साइंटिस्ट का करना क्या जब तक वो अच्छा नागरिक नहीं है, एक डॉक्टर का करना क्या हमने जब तक वो अच्छा नागरिक नहीं है, समझ गए। तो किडनी बेचेगा लोगों की निकाल निकाल के, अब कितने केस पकड़े गए, ठीक है ना। तो अच्छा नागरिक सबसे पहले चाहिए, अच्छे नागरिक होंगे तो तभी हमारी वैल्यू है, ठीक है ना। अब एक शैल है, शैल को रेडियो में डाल के गाने सुने, समाचार सुने तभी तो अच्छा है। अगर उसको बम के अंदर लगा के बैटरी और वो ब्लास्ट करे तब उसका क्या फ़ायदा है, इससे तो अच्छा ना ही हो, ठीक है ना। तो आप अच्छे कर्म करने वाले इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, ये जरूर संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए। चलिए भाई, ये सारा पढ़ लेना इसमें। योग साधन के पश्चात करें जब जब और योग की सिद्धि से साक्षात्कार होता परमात्मा का, ठीक है ना। आगे है योग की, अच्छा व्याधि, ठीक है ना, सत्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित, ये चित्त के विक्षेप है भाई, चित्त के विघ्न कहे गए हैं, ठीक है ना। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। चित्त के विघ्न, व्याधि, ये म्यूट करो भाई, म्यूट करो, म्यूट कीजिए प्लीज। पूनम है क्या ये, चलो देखो भाई, ये चित्त के विघ्न कहे गए हैं। सर ये परिणामवाची क्या है मतलब बताना। क्या कह रहे हो सर परिणामवाचक का मतलब बताना। प्रणव ईश्वर का वाचक है, मतलब प्रणव का मतलब ईश्वर, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हो पिछले 1-2 मिनट से। प्रणव का मतलब ईश्वर, ओंकार। हाँ जी, लो भाई ये अगला क्वेश्चन है, जब और, अच्छा हाँ ये विघ्न बताएगा, चित्त के विघ्न, ठीक है ना। कौन कौन से चित्त के विघ्न, ये है व्याधि, व्याधि होता कोई शारीरिक रोग, ठीक है ना। ठीक है ना, ये 9 प्रकार के कहे गए। सत्यान होता है सत्य कर्मों को न करना, और संशय होता है भ्रांति, एक प्रकार का डाउट, प्रमाद किसी चीज़ से दूर हटना, आलस्य करना, अवृत्ति, अवृत्ति होता है जिसमें वैराग्य ना हो, भ्रांति दर्शन होता है एक चीज़ में दूसरी चीज़ देखना, और अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व होता है समाधि की भूमि ना मिलना, यानी समाधि ना मिलना, और अनवस्थित्व होता समाधि लगाकर फिर वो हट जाना। ये मैंने इन दाएं बाएं लिख भी रखे हैं, ये चित्त के 9 विक्षेप होते हैं, नाम याद कर सकते हो आप, ठीक है ना। दुख, दौर्मन्य, कंपन, श्वास और प्रश्वास, ये साथी हैं विक्षेपों के। जो विक्षेप है ना, यानी कि जो चित्त के विक्षेप है, चित्त के विघ्न है, तो उनकी हेल्प करने वाले भी हैं। उन्होंने अपने एक जो 9 प्रकार के चित्त के विक्षेप है ना, व्याधि, रोग, सत्यान, सत्याकर्मों को ना करना, संशय, डाउट, प्रमाद, ये सारे पता आपको, और ये मैंने लिख भी रखे छोटे छोटे करके, आपको सारा पता चल जाएगा ये 9 प्रकार के। तो इनके 5 ऐसे हैं जो इनकी सहायता करते हैं, इनके मतलब असिस्टेंट कह सकते हैं। वह दुख, दौर्मनस्य, अंग कंपन, श्वास और प्रश्वास। आप समाधि में जा रहे हो, दुख है आपके पास, दौर्मनस्य द्विधा है, अंग कंपन, अंग कांप रहे आपके, श्वास पर श्वास है, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करोगे, आप चित्त का आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। नासिकाग्रे धार्य तो अश्य दिव्य गंध संवित, यह गंध प्रवृत्ति, ठीक है ना। बहुत सारी प्रवृत्ति होती है, गंध प्रवृत्ति भी होती है। जब आप सुगंधित चीज़ों को सूंघना चाहते हो, जो आप सेंट छिड़कते हो ना, ये आपकी गंध प्रवृत्ति है।
से पेज पे आए हैं। जो सेंट का छिड़कना है ये आपकी कहीं ना कहीं गंध प्रवृत्ति है। हाँ, इस पेज पे आ गए, ठीक है। अब जिह्वा के अग्रभाग में है, ये आप एक बार पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये वही चीज़ें बता रहा है कि जैसे कौन सी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये सब आपको पता होता है। अभी आ जाओ, संप्रज्ञात के भेद हैं 4। जो आपने वहाँ पर इसके भेद पढ़े थे, ये वो दोबारा वही बता रहा है। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये संप्रज्ञात, ठीक ना। वितर्क होता कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मता, ठीक ना। नहीं, वितर्क स्थूल होता, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु, ये विचार आ जाना। या विचार होता सूक्ष्मता, जो 5 तन मात्राएं हैं उनसे रिलेटेड, या आनंद से संबंधित या अस्मिता से संबंधित। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार हैं, ठीक है ना। जो आप स्थूल चीज़ों को लेकर लगाते हो, सूक्ष्म चीज़ों को लेकर लगाते हो, आनंद को लेकर लगाते हो, या अस्मिता अहम भाव के साथ लगाते हो। तो संप्रज्ञात समाधि में चीज़ें रहेंगी, इसलिए तो संप्रज्ञात। अगर ये चीज़ें खत्म हो जाए तो असंप्रज्ञात नहीं बन जाए। तो समाधि का प्रयोग योग के पर्याय के रूप में किया जाता पतंजलि ने। समाधि को ही योग कहा है, पतंजलि ने माना है, तो ठीक ना। बाकी ये चीज़ें आप रहने दो, कोई इसमें वो नहीं है। पढ़ो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। वो सारी की सारी बातें मैं समझा के आ गया, वही बात इसमें कह रहा है। आगे है सर, ये अस्मिता रिपीट करना है एक बार प्लीज। अस्मिता तो ये तब अहंकार, नेटवर्क चल अहंकार, अस्मिता मैंने बड़े जिस खोल के समझाया इसको। नहीं, अस्तित्व, वो तो समझ गया था कि अस धातु से, वो तो समझ आ गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चला गया था नेटवर्क, मैंने सोचा के ठीक आया है। था। अस्मिता, अस्मि को है ना तल प्रत्यय लगा के अस्मिता, अहंकार, ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई। जी। इसमें इस पेज को भी आप पढ़ना, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें दे रखी हैं, ठीक है ना। जैसे अस्मिता का लक्षण दे दिया, सुखानुसयी राग है, सुखों का ही प्राप्त करना, सुख ही चाहना, ये राग है, सुख का अनुवर्ती। और दुख अनुसय द्वेष है, जो दुखों का अनुवर्तन कराने वाला होता है वो द्वेष है, दुख लाता है द्वेष, ठीक है ना। और ये स्वर स्वाही विदुषोपि तथारूढ़ है, ये अभिनिवेश है, ठीक है ना। चित्त के लय द्वारा निवर्तनीय होते हैं सूक्ष्म क्लेश, ठीक है ना। मतलब सूक्ष्म क्लेश जब चित्त लीन हो जाता है, ठीक है ना, तो उस समय छोटे छोटे क्लेश हट जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, इसमें क्वेश्चन जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। इस पेज में भी क्वेश्चन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब इस पे आ जाओ आप, योग के 8 अंग, ठीक है ना। इनमें से क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है ना, फिर भी आप कर लो। लो भाई, अष्टांग योग बोलते हैं ना जिसको आप, अष्टांग योग, ये वास्तव में योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहा। यम और नियम होते 5-5, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लो। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय तो चोरी ना करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये होते हैं यम, ठीक ना। और जो सोच संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है ना, ये सोच संतोष वाले ये होते हैं नियम। ये रहा इस पेज पे, सोच संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम होते हैं। तो मैं मान लूँ कि आपको यम और नियम का पता चल गया। पहली तो बात अष्टांग योग, ठीक ना। अष्टांग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग है। इसमें यम 5 प्रकार का है और जो नियम है वो भी 5 प्रकार का है, ठीक ना। ये नाम आप भली भांति परिचित हो। अब इनकी जो परिभाषाएं पढ़ोगे ना, सो सिंपल है बिल्कुल, इसमें ज़्यादा मतलब आपको यो नहीं है कि भाई जैसे कुछ ऐसा। जैसे अहिंसा की परिभाषा, सर्वथा सर्वभूतानाम अभिद्रोह है, सब प्राणियों का द्रोह ना करना, ये अहिंसा। तो किसी प्रकार का द्रोह ना करना, मन से, वचन से, कर्म से, ठीक ना। सत्यागता, यथार्थ है वांग मन से, वाणी और मन का यथार्थ में लग जाना, ये सत्य है। ब्रह्मचर्य क्या, गुप्त इंद्रिय से
उपस्थस्य संयम जो गुप्त इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य है, ठीक है ना। अस्ति होता चोरी ना करना, तत्प्रतिषेध है